हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला में। तो आज की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो ये है। आज की वीडियो आपको थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आज हम आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने सोचा है कि नेट और जीआरएफ की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नेट जीआरएफ की, तो उसमें आधुनिक काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। साथ के साथ चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की दे लो या फिर आप सेकंड ग्रेड की दे लो, उसमें आधुनिक काल से क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखो, इसमें महत्वपूर्ण जो चीज़ें वो मैंने अंडरलाइन की हुई हैं। तो आधुनिक काल सामान्यतः पुराने से भिन्न नए दृष्टिकोण का बोधक शब्द है कि आधुनिक का मतलब ही नया होता है। आधुनिक अधुनाधन इक प्रत्यय से बना है, अधुनाधन इक से आधुनिक बना है, जो आज के समय में व्याप्त है। नया अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बोधक। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। प्रत्येक युग अपने समय में आधुनिक या आधुनिक काल सापेक्ष शब्द है। यदि आपसे पूछा जाए, डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक शब्द को दो अर्थों का बोधक बताया। एक तो मध्यकाल से भिन्नता हो, नवीन यह लौकिक दृष्टिकोण। यह का मतलब होता है यह या इससे, लोक का अर्थ होता है संसार की, जो जिसका संबंध इस लोक से हो, नवीन हो, नया हो, मौलिक हो। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जहाँ से इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गद्य में अनेक नई विधाएं उभरी, जैसे कि जीवनी हो गया, आत्मकथा हो गया, ये आधुनिक काल के अंतर्गत ही है। रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गया, यात्रा व्रत हो गया, रिपोर्ट हो गया और फीचर आदि। अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद नया आर्थिक स्वरूप बदला, पूरा का पूरा। शिक्षा का पश्चिमीकरण हो गया, पाश्चात्य संस्कृति को लोग अपनाने लगे। यातायात के साधनों का विकास हो गया, मशीनीकरण हो गया, बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हो गया, पश्चिमी साहित्य से संपर्क स्थापित हो गया, धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन, परिवेश के प्रति सतर्कता, विद्रोह का स्वर था आदि कारणों के फलस्वरूप आधुनिक काल के प्रारंभ की पृष्ठभूमि तैयार की गई। क्वेश्चन जो आता है वो इस पेज से आते हैं। ये पेज आपको दिख रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेज है। इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आधुनिक काल के स्वरूप में से। आधुनिक काल का जो स्वरूप है, आधुनिक काल की जो परिभाषा है, उसका वर्गीकरण है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का प्रारंभ संमत 1900 से माना है। यदि ईस्वी पूछा जाए तो 1843, यदि आपसे सम्मत पूछा जाए तो 1900 होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप चाहे डेफिनेशन देख लो, चाहे सन से संबंधित क्वेश्चन देख लो, ज़्यादातर जो पूछा जाता है एग्जाम में वो रामचंद्र शुक्ल से ही पूछा जाता है। तो इसमें आधुनिक काल का अंतर्विभाजन डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, जीआरएफ सब में बना है, तो ध्यान से आपको इस स्लाइड को पढ़ना है। तो देखते हैं इस स्लाइड को। पुनर्जागरण काल, इसका रूप भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारतेंदु काल को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 ईस्वी, क्योंकि भारतेंदु का जन्म ही 1857 में हुआ था, इसलिए इस काल का नाम भारतेंदु काल पड़ा। दूसरा है जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल। जब आदमी या इंसान दुविधा में फंस जाता है तो वो सुधार करने की लालसा में रहता है कि कैसे सुधार किया जाए। इसको इस प्रकार याद रखें कि दुविधा में फंसेगा आदमी तो सुधार करेगा। तो जागरण सुधार काल द्विवेदी काल को कहा जाता है। 1900 से 1918, ये 1900 तक था और ये 1918 तक था। इनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, आगामी भर्ती परीक्षा में पूछा जा सकता है। जागरण सुधार काल के बाद जो काल आया वो था छायावाद काल। ये था 1918 से 1938, 8 है दोनों के पीछे, ऐसे याद रखना, 1918 से 1938। फिर है छायावादोत्तर काल, छायावाद धन उत्तर। छायावाद के बाद में जो काल आए वे कौन कौन से हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। छायावाद के बाद आएगा प्रकृति प्रयोग काल, 1938 से 1953। नवलेखन काल, 1953 से आज तक।
आई होप आपको ये याद हो गए होंगे, यहाँ से आपको ज़रूर पूछा जाएगा। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। भारतेंदु काल, पुनर्जागरण काल। बहुत से बच्चों की ये समस्या रहती है, मैडम ये याद नहीं रहते, इतने सन हैं, इतने लेखक हैं, लेकिन आप लिख लिख के याद करें, कैसे भी करें पर याद करें, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ से बन रहा है उस टॉपिक को तो ना छोड़ें आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हमें कन्फर्म में आएगा, तो इसको तो आप बिल्कुल याद कर लें। भारतेंदु काल, आंख बंद करके आप एक बार मेरे साथ बोलने का प्रयास करें जिससे आपको याद होगा। भारतेंदु काल, पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 ईस्वी। द्विवेदी काल, जागरण सुधार काल 1900 से लेकर 1918। छायावाद काल 1918 से 1938। और छायावादोत्तर काल है वो है प्रकृति प्रयोग काल 1918 से 1953। और नवलेखन जो काल है वो है 1953 के बाद। यदि सामान्य वर्गीकरण इसका देखा जाए, क्या देखा जाए दोस्तों, सामान्य वर्गीकरण पुनर्जागरण की कविता, भारतेंदु युगीन कविता 1857 से 1900। जागृति, नमोनिमेष और परिष्कार की कविता द्विवेदी युगीन कविता 1900 से 1918। छायावादी कविता 1918 से 1938। और प्रकृतिवादी हैं 1938 से 1943, इसको सही कर लेना। प्रयोगवादी हैं 1943 से 1953। ये क्रम है एक तरह से। प्रयोगवाद के बाद आता है नई कविता 1953 से 1960। और शाटोत्तर कविता आती है 1960 के बाद। ध्यान रखना है आपको। अब अगला है इसमें भारतेंदु युग। पहला जो युग है वो है भारतेंदु युग, उसको पढ़ते हैं। भारतेंदु युग है वो 1857 से 1900 ईस्वी। भारतेंदु युग का सीमा का जो निर्धारण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहाँ से कहाँ तक माना है वो आपको याद रखना है। 1868 से 1893 ईस्वी। संवत पूछा जाए 1925 से 1950, क्योंकि आपको पता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 में कवि बच्चन सुधा नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में पूछी गई थी। 1868 में कवि बच्चन सुधा, तभी से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका भारतेंदु युग का आरंभ माना है। मिश्र बंधुओं ने माना है 1869। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है 1870। और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने माना है 1868। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा रारा से दोनों ने माना है। मिश्र बंधु ने 1869 और रामकुमार वर्मा ने माना है 1870। नेक्स्ट, सर्वमान्य मत के अनुसार भारतेंदु युग का प्रारंभ संवत 1925 अतः 1858 ईस्वी से मान्य है। सर्वमान्य मत के अनुसार 1925 से लेकर के प्रारंभ 1925 से संवत पूछा जाए अर्थात 1868 होगा, 58 नहीं होगा, ये क्या होगा 1868 ईस्वी से माना जाता है। इसका मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो माना है उसी के कथन का अनुसरण सबने किया है, सर्वमान उसी को माना है। संवत पूछा जाए तो 1925 और यदि ईस्वी पूछा जाए तो 1868। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि भारतेंदु युग की कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ हैं। प्रवृत्तियों का मतलब होता है दोस्तों विशेषताएं, कि भारतेंदु युग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति, कि क्षेत्र की जो विचारधारा थी क्षेत्र विशेष के संबंधित, उससे ऊपर उठकर राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति हुई थी। इसमें राष्ट्रीय भावनाओं की दो तरफा अभिव्यक्ति थी। अतीत का गौरव गान और अंग्रेजों की शोषणवादी नीतियों का उल्लेख था। अब किस किस में रचना में था वो देख लेते हैं। ऐसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति किस किस रचना में हुई है, देखते हैं। हमारो उत्तम भारत देश, राधा चरण गोस्वामी की ये रचनाएं उसमें हुई है। धन्य भूमि भारत सब रत्नहीं की उपजाविनी, प्रेमघन की है। विजयनी विजय बैजंती, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है स्वयं। आनंद अरुणोदय, प्रेमघन की है, दो रचनाएं हैं प्रेमघन की। महापर्व नया संवत, प्रताप नारायण मिश्र की है। भारत
12 मासा राधा कृष्ण दास आदि देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं हैं। ये देशभक्ति से संबंधित संपूर्ण कविताएं हैं। नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट था वो क्या था, थोड़ा सा ये दूसरा जो पॉइंट था वो था जनता की समस्याओं का निरूपण। भारतेंदु युग की जो दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी, प्रमुख विशेषता थी, वो थी जनता की समस्याओं का निरूपण। नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, अस्पृश्यता की समस्याएं, रूढ़ियों का विरोध, परंपरागत धर्म के स्वरूप में ही समाधान तलाशने का प्रयास किया गया था। जो पुरानी रूढ़ियां थी उनका विरोध किया गया। भक्ति भावना के 3 बिंदु थे। भक्ति भावना के 3 बिंदु थे इसमें। निर्गुण भक्ति भी थी, वैष्णव भक्ति भी थी और स्वदेश अनुराग समन्वित ईश्वरीय भक्ति। ये पूछा गया है, स्वदेश अनुराग समन्वित ईश्वरीय भक्ति का उल्लेख अधिक किया गया है। भक्ति और देश प्रेम को एक समान मानना नवीन दृष्टिकोण था। भक्ति को और देश प्रेम, इन्होंने दोनों को चुना था। भक्ति को भी चुना था और देश प्रेम को भी चुना था। दोनों का समान मानना नवीन दृष्टिकोण था, भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता थी। अगला क्या था, आर्थिक पराभाव का चित्रण, स्वदेशी उद्योगों और वस्तुओं के उपयोग पर बल। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी जो उद्योग थे, जो वस्तु थी, उनका उपयोग पर बल। भारतेंदु की प्रबोधिनी कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल दिया गया है। तो आपको एक कविता भी याद हो गई कि भारतेंदु की जो कविता थी वो थी प्रबोधिनी, जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल देती थी। अगला था, अब आप ये सोचे कि प्रकृति का चित्रण नहीं हुआ, लेकिन हुआ था। प्रकृति का आलम्बन रूप प्रस्तुत किया गया। प्रकृति चित्रण का परंपरारित रूप आलम्बन एवं अलंकृत रूप था। कहीं कहीं ऋतु विशेष में नायक नायिकाओं की मनोभावों की अभिव्यक्ति थी। बालमुकुंद गुप्त और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु के काव्य में प्रकृति के स्वतंत्र रूप का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट, संयत एवं स्वाभाविक प्रेम का चित्रण। कहीं कहीं कृष्ण राधा की लीलाओं में रीति युगीन काव्य की सी इंद्रियता भी है। संयत एवं स्वाभाविक प्रेम का चित्रण भी है इसमें। ब्रज भाषा का ललित प्रयोग और खड़ी बोली का प्रयोग प्रारंभ, क्योंकि ब्रज भाषा रीति काल से ही थी, लेकिन ब्रज भाषा के साथ ही खड़ी बोली का भी प्रयोग किया जाना प्रारंभ कर दिया था। भाषा की शुद्धता की अपेक्षा खड़ी बोली के प्रयोग की प्रतिबद्धता थी। इतर भाषाई प्रयोगों की क्या थी, इसमें भरमार थी। नेक्स्ट, हास्य व्यंग्यात्मक कविता लेखन। हास्य व्यंग्यात्मक कैसे, पश्चिमी सभ्यता थी, विदेशी शासन था, सामाजिक अंधविश्वासों रूढ़ियों पर व्यंग्य किया गया था। व्यंग्य की दृष्टि से विषय और शैली के क्षेत्र में अनेक प्रयोग हुए। भारतेंदु ने व्यंग्य के लिए व्यंग्य गीतियाँ, मुकरियाँ, पैरोडी, स्याप्पा और गाली का भी प्रयोग किया गया। मुकरियों पर अमीर खुसरो की शैली का स्पष्ट प्रभाव है, ये पूछा गया है। हास्य व्यंग्यात्मक रचनाओं में प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमघन मुख्य हैं। प्रताप नारायण मिश्र की त्रप्यनिताम, हरगंगा, बुढ़ापा और ककराष्टक कविताएं उल्लेखनीय हैं। प्रेमघन की प्रेमघन सर्वस्व में हास्य बिंदु शीर्षक प्रकार की कविताएं इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। नेक्स्ट, ये बस ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है। समस्या पूर्ति एक लोकप्रिय काव्य पद्धति थी, ये वेरी मोस्ट है। कवियों की प्रतिभा और उनकी रचना कौशल को परखने के लिए कवि गोष्ठियाँ और कवि समाजों का आयोजन, कवियों को कठिन से कठिन विषय देकर उनकी कवि प्रतिभा को चुनौती देना और कवियों द्वारा उस चुनौती को स्वीकार कर तत्काल श्रेष्ठ कविता प्रस्तुत करना ही समस्या पूर्ति थी। ध्यान रखना, जैसे कि तुरंत ही बनाना, जैसे आंसू भाषण तो आपने सुना होगा ना, आंसू भाषण समझो आप इसको, आंसू भाषण की तरह ही समस्या पूर्ति थी। काशी में भारतेंदु द्वारा स्थापित कविता वर्धिनी सभा, काशी से भारतेंदु ने, कानपुर का रसिक समाज, निजामाबाद में बाबा सुमेर सिंह द्वारा स्थापित कवि समाज इसी प्रकार के मंच थे।
कानपुर के रसिक समाज में पपैया जब पूछे पीब कहाँ की, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा की गई समस्या पूर्ति, चर्चा चले की चलाइए ना, प्रेमगढ़ द्वारा की गई समस्या पूर्ति प्रसिद्ध है। पूछा जा सकता है आपसे। अंबिका दत्त व्यास द्वारा कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी की कटोरियासी, चिरजीवो रहो विक्टोरिया रानी, समस्या पूर्ति पर सुकवि की उपाधि प्राप्त थी। किसको? अंबिका दत्त को। भारतेंदु ग्रंथावली में भारतेंदु की समस्या पूर्तियों के संग्रह है। अगला था संस्कृत और अंग्रेजी कृतियों के काव्य अनुवाद, राजा लक्ष्मण सिंह की रघुवंश और मेघदूत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नारद भक्ति सूत्र का तदीय सर्वस्व और शांडिल्य भक्ति सूत्र का भक्ति सूत्र वैजयंती नाम से अनुवाद, श्रीधर पाठक गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का एकांतवासी योगी के नाम से खड़ी बोली में और डेजर्ट विलेज का उजड़ ग्राम नाम से ब्रजभाषा में अनुवाद है। पूछा जा सकता है ये, और पूछा भी गया है, पूछा जा क्या जा सकता है कि श्रीधर पाठक का था वो गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का एकांतवासी योगी, हर्मिट एकांतवासी योगी, हरे हरे रहते हैं ना एकांत में, जो साधु सन्यासी होते हैं वो खड़ी बोली खड़ी खड़ी सुनाते हैं सीधे। डेजर्ट विलेज उजाड़ गांव ये ब्रजभाषा में था। मुक्तब काव्य सृजन भी था। अव्वा स्वरूप प्रबंधनात्मक कृतियों का भी सृजन हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युग में कैसी रचनाओं का बोलबाला था, तो मुक्तक थी, प्रबंध नहीं थी। सतसाई एवं शतक सृजन, अंबिका दत्त व्यास सुकवि सतसाई, हरियोध ने कृष्ण शतक प्रमुख उदाहरण है। प्रगीति मुक्तक सृजन। अब प्रमुख कवि भी आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? पूछा गया क्वेश्चन है। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगढ़, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि भारतेंदु युग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से कवि हैं इसमें, और कौन कौन सी कैसे इनका विभाजन है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, प्रवृत्तियों से क्वेश्चन बन सकता है, और भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। एक बच्चा कमेंट में पूछ रहा था मैडम हम कैसे तैयारी करें, कुछ बताएं। तो देखो इस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश पूरी करूँगी, लेकिन इसका पढ़ने का तरीका यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए, वही आगामी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो क्लास को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।